नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त समीरा और स्वागत करती हूं आपका अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है सेहतनामा। सेहत हो साथ तो हर दिन है ख़ास, वरना ज़िंदगी लगती है उदास और हम बिल्कुल नहीं चाहते कि आप उदास रहें। इसलिए हम अपने प्रोग्राम के ज़रिए, अपने डॉक्टर्स के ज़रिए आपके लिए नए नए टिप्स, नए सुझाव और आपकी बीमारियों का इलाज लेकर आते हैं। और आज हम फिर से हाजिर हैं एक और टॉपिक के साथ। हमारा आज का टॉपिक है डायबिटीज़ और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं वन बीट हॉस्पिटल के डॉक्टर विवेक मिश्रा। डॉक्टर साहब, आपका हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। धन्यवाद। तो आज हम बात करने वाले हैं डायबिटीज़ के बारे में। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि डायबिटीज़ होती क्या है? मैडम, डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। किसी भी इंडिविजुअल के ब्लड में एक ग्लूकोज का लेवल, नॉर्मल लेवल एक होता है। अगर किसी भी इंडिविजुअल के अंदर उस लेवल से ज़्यादा अगर ब्लड ग्लूकोज हो जाता है तो इसको डायबिटीज़ कहते हैं। जी, तो ये तो आपने बताया कि डायबिटीज़ होती क्या है। अच्छा, हमने कई बार सुना है कि टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़, तो ये क्या, कितने टाइप के डायबिटीज़ होते हैं? डायबिटीज़ एक्चुअली मैडम कई टाइप की होती है। इसमें टाइप 1 डायबिटीज़ होती है, टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, टाइप 2 मोस्ट कॉमन डायबिटीज़ होती है। टाइप 1 डायबिटीज़ के भी फर्दर टाइप होते हैं। क्लासिक टाइप की टाइप 1 डायबिटीज़ होती है और एक लाडा होता है। ये भी लाडा डायबिटीज़ जो होती है वो भी टाइप 1 डायबिटीज़ है और इसे लेटेंट ऑनसेट डायबिटीज़ बोलते हैं, जो थोड़ी लेट प्रेजेंट करती है। होती टाइप 1 है, लेट प्रेजेंट करती है। टाइप 2 डायबिटीज़ जो होती है मोस्ट कॉमन होती है। इसके अलावा कुछ एटिपिकल डायबिटीज़ भी होती हैं, जैसे मोडी होता है। तो ये सारे टाइप हैं डायबिटीज़ के। जी, तो डायबिटीज़ क्या होती है, टाइप्स भी आपने बताए। अच्छा, अगर हम बात करें कारण की कि कॉज क्या है इसका, किस वजह से डायबिटीज़ होती है? डायबिटीज़ के कॉज की बात करें तो कॉज उसमें जो टाइप होता है उसके बेसिस पे उसके कॉज भी अलग अलग होते हैं। जैसे टाइप 1 डायबिटीज़ होती है, ये अर्ली ऑनसेट डायबिटीज़ होती है, मतलब यंग एज में प्रेजेंट करेगी। टाइप 1 डायबिटीज़ का जो कॉज होता है वो ऑटो इम्यून होता है, मतलब इसमें बॉडी के अंदर कुछ एंटीबॉडीज ऐसे बनते हैं जो हमारे पैंक्रियाज, एक ग्लैंड होती है बॉडी के अंदर, उसमें बीटा सेल्स होते हैं, तो उनको डिस्ट्रॉय कर देती है वो एंटीबॉडीज़। इसकी वजह से क्या होता है, इंसुलिन कम हो जाता है। टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन ही कम होता है बेसिकली, और इंसुलिन नहीं होगा तो इंसुलिन का काम होता है कि किसी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज है उसको सेल के अंदर ले जाना है, तो उसको सेल के अंदर पहुँचाने का काम जो करता है वो इंसुलिन करता है। तो इंसुलिन नहीं होगा तो शुगर लेवल बढ़ेंगे। तो टाइप 1 डायबिटीज़ में ये होता है ऑटो इम्यून। टाइप 2 डायबिटीज़ जो होती है वो लेट प्रेजेंट करती है, मतलब 50 में, 60 में। आजकल तो जल्दी केसेस भी आ रहे हैं एज में, लेकिन बेसिकली ये लेट ऑनसेट डिजीज़ है। और इसमें क्या होता है कि रेजिस्टेंस हो जाती है इंसुलिन के लिए। इंसुलिन तो होता है, सिंपल वर्ड में कहें तो वो काम नहीं कर पाता। इसकी वजह से क्या होता है कि जब काम नहीं करेगा तो ब्लड में इंसुलिन जब होगा लेकिन काम नहीं करेगा तो उसके लेवल बढ़ जाएंगे, इंसुलिन लेवल बढ़ेंगे और ग्लूकोज के लेवल भी बढ़ेंगे फिर। तो ये टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। ठीक है, तो ये कारण हुए। अब अगर हम उसके लक्षण पर आएँ, सिम्टम्स पर आएँ, तो कैसे एक आम इंसान को पता चलेगा कि उसे डायबिटीज़ है? वो क्या सिम्टम्स के साथ आपके पास आते हैं? अर्ली स्टेज में जो सिम्टम होते हैं उसमें पेशेंट को भूख ज़्यादा लगेगी, प्यास ज़्यादा लग सकती है, पॉलीयूरिया, टेक्निकल वर्ड है, पॉलीयूरिया हो सकती है, पॉलीफेजिया हो सकती है, पॉलीडिप्सिया हो सकती है। पॉलीयूरिया मतलब उसकी यूरिन की जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा हो जाएगी, रात में 3-4 बार पेशाब जाना पड़ जाएगा उसको। तो इस तरह के सिम्टम आ सकते हैं। इसके अलावा वेट लॉस हो सकता है उस पेशेंट को, और फटीग रहेगा। ये सारे सिम्टम हो सकते हैं अगर अर्ली स्टेज में है। लेट ऑनसेट, लेट सिम्टम जो होते हैं तो उसके कॉम्प्लिकेशन के बेसिस पे होते हैं। जैसा कॉम्प्लिकेशन होगा उस तरह के सिम्टम आते हैं डायबिटीज़। जी, तो अर्ली सिम्टम्स तो आपने बताया कि भूख ज़्यादा लगेगी, प्यास ज़्यादा लगती है और यूरिन की जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा हो जाती है। तो जब एक पेशेंट इन सिम्टम्स के साथ आपके पास आते हैं तो फिर आप क्या टेस्ट उनके करते हैं ये कंफर्म करने के लिए कि इस शख्स को डायबिटीज़ है? तो सबसे पहले तो अगर पेशेंट इन सिम्टम के साथ आएगा हमारे पास तो उसमें सबसे पहले तो हम उसका ब्लड ग्लूकोज चेक करना होता है। तो ब्लड ग्लूकोज के लिए 2 तरीके का होता है, एक्चुअली 3 तरीके का होता है। फास्टिंग होता है, पोस्ट पेंडाइल होता है और रैंडम होता है। फास्टिंग का क्राइटेरिया ये होता है कि फास्टिंग का लेवल 100 से अगर कम है तो ये नॉर्मल होता है। 100 से लेकर 125 के बीच में है तो ये प्री डायबिटिक के अंदर आते हैं, और 125 से अबव हो जाएगा तो ये डायबिटिक होते हैं। इसी तरह से पोस्ट पेंडाइल जो होता है, पोस्ट पेंडाइल का मतलब होता है किसी भी खाना खाने के बाद 2 घंटे के बाद। तो 2 घंटे के बाद की जो शुगर होती है उसको चेक करना होता है। तो इसकी जो
प्री डायबिटिक होते हैं उनमें 140 से लेकर के 199 तक का लेवल होना चाहिए, तो प्री डायबिटिक है। इससे कम होगा तो नॉर्मल है, अगर 200 या उससे ज़्यादा है तो वो डायबिटिक आते हैं। और रैंडम में भी क्राइटेरिया होता है, उसमें 200 से ज़्यादा अगर शुगर आ रही है तो वो डायबिटिक होते हैं। तो ये होता है। बाकी इसके अलावा HbA1c भी होता है, उसमें उसको भी चेक करना होता है। HbA1c की जो नॉर्मल वैल्यू है वो 5.6 या उससे कम होती है। अगर इससे ज़्यादा है तो वो प्री डायबिटिक भी हो सकता है, डायबिटिक भी हो सकता है। प्री डायबिटिक की रेंज होती है 5.6 से लेकर के 6.5 तक। 6.5 से ज़्यादा है तो वो डायबिटिक होता है। HbA1c एक्चुअली ये रिप्रेजेंट करता है कि 3 महीने पास्ट में शुगर कैसी कंट्रोल रही है जी। अगर 3 महीने तक शुगर कंट्रोल है तो ये नॉर्मल आएगा। अगर 3 महीने में कभी भी शुगर चेंज होती है, मतलब नॉर्मल से अगर एबव हो जाती है ब्लड में, तो ये जो है वो डायबिटिक में आ जाएंगे। HbA1c जी, क्योंकि हमने फास्टिंग और वो पीपी के बारे में तो सुना है, जी, जी। लेकिन हमारे दर्शकों को एक HbA1c जो ये है, ये ओवरऑल जो 3 मंथ्स में आपका 3 शुगर मंथ के लेवल कंट्रोल को बताता है ये। जी, जी जी, जी। तो ये तो आपने बताया कि किस तरह से आप टेस्ट करते हैं। जी। तो एक बार जब टेस्ट हो जाता है और ये कंफर्म हो जाता है कि ये जो पेशेंट है उसको शुगर है, तो फिर आप किस तरह से इलाज शुरू करते हैं? मैडम सबसे पहले तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत जरूरी होते हैं शुगर वाले पेशेंट के लिए। तो पहले तो पेशेंट से ये बोला जाता है कि आप अपना कार्बोहाइड्रेट, मेन जो डाइट आदमी खाता है, कोई भी इंडिविजुअल डाइट अगर खाता है तो उसमें कई सारे कंपोनेंट होते हैं। उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, प्रोटीन होता है, बाकी मिनरल्स और विटामिन भी होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट को कम करना होता है। सबसे पहले उसके कार्बोहाइड्रेट को कम किया जाता है और लाइफस्टाइल चेंजेस करने होते हैं। उसको एक्सरसाइज के लिए बोलते हैं कि आप भैया सुबह एक्सरसाइज करिए, ठीक है। और बाकी जंक फूड कम खाने हैं, कार्ब अल्टीमेटली कम खाने हैं, फाइबर के अमाउंट बढ़ाने हैं डाइट के अंदर, और बाकी प्रोटीन्स बढ़ाने हैं। फैट भी ले सकते हैं, अगर उसकी लिपिड प्रोफाइल नॉर्मल है तो फैट भी ले सकते हैं। कार्ब कम करेंगे तो ब्लड में शुगर कम जाएगी, कम शुगर जाएगी तो इंसुलिन भी कम रिलीज होगा उसका, तो उसका रेजिस्टेंस धीरे धीरे कम होता है। तो ये सबसे पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे। अगर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं हो पा रही है तो फिर उसमें मेडिकेशन होते हैं। तो मेडिकेशन में जो है वो टाइप पे अनुसार होता है। जैसे टाइप 1 डायबिटीज़ है तो उसमें तो इंसुलिन ही नहीं है, क्योंकि इंसुलिन नहीं है तो वहाँ पे इंसुलिन ही देना पड़ेगा। तो टाइप 1 डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट इंसुलिन ही होता है, वो ड्रग से कंट्रोल नहीं होता। टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन होता है लेकिन रेजिस्टेंस होता है, तो यहाँ पे इंसुलिन नहीं देना होता। यहाँ सबसे पहले ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स होते हैं, उनसे हमें पेशेंट को ट्रीट करना होता है। अल्टीमेटली इसमें भी बाद में इंसुलिन की जरूरत पड़ जाती है, लेकिन शुरुआत यहाँ पे ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट से ही करनी होती है। जी जी जी। तो आपने बताया जो लाइफस्टाइल है उसका एक बहुत ही अहम रोल है ये डायबिटीज में। तो आप ये बताएं कि पहले तो ये होता था, सुनने में आता था कि कुछ उम्र दराज लोग हो जाते थे तब होता था डायबिटीज, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि यंग लोगों में भी ये डायबिटीज की शिकायत देखने को मिल रही है। तो इसका क्या कारण है? लाइफस्टाइल ही है? हाँ, उसका कारण वही लाइफस्टाइल ही है। लाइफस्टाइल एक्चुअली आज यंग जो बच्चे होते हैं उनकी लाइफस्टाइल ही बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है उनको, और स्कूल का स्ट्रेस होता है, एग्ज़ाम का स्ट्रेस होता है, और उनका जो सर्केडियन रिदम होता है, एक मतलब किस समय सोना है, किस समय खाना है, ये भी सब डिस्टर्ब रहता है। तो उसकी वजह से स्ट्रेस रहता है। स्ट्रेस से भी शुगर बढ़ती है। एक्चुअली स्ट्रेस एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है जिसमें कार्टिसोल रिलीज होते हैं बॉडी के अंदर, तो वो भी शुगर बढ़ाते हैं। और लाइफस्टाइल तो है ही उनकी ख़राब, तो उसकी वजह से अर्ली स्टेज में भी, अर्ली लाइफ के स्टेजेस में, अर्ली एजेस में ये डायबिटीज़ देखने को मिल रही है। जी, तो मतलब आजकल हर एज ग्रुप में आपके पास पेशेंट आते हैं? हाँ, हर एज ग्रुप के पेशेंट अभी डायबिटीज़ के मिल रहे हैं। टाइप 1 तो अर्ली स्टेज में होती ही है। टाइप 1 जो होती है वो बच्चों में ही होती है, बच्चों से ही स्टार्ट हो जाती है। लेकिन टाइप 2 जो होती है वो लेट स्टेज की डिजीज़ थी पहले, लेकिन अब उसके केसेस पहले भी मिल रहे हैं। जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, पहले ऐसे होता था ना कि सब लोग चलते बहुत थे, फिजिकल एक्टिविटी बहुत थी, और आजकल की जो लाइफस्टाइल है उसमें हम ज़्यादा मोबाइल की तरफ चले गए हैं और कंप्यूटर की तरफ चले गए हैं, तो जो हमारी फिजिकल एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है। तो वो भी एक कारण है इस बीमारी बिल्कुल के? वो कारण है। इसमें क्या है कि आदमी जब एक्सरसाइज नहीं करेगा, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेगा, तो जो कार्ब खा रहा है वो बर्न नहीं होगा। एक्चुअली क्या है, डिमांड जो है वो कम है, मतलब उसको बर्न नहीं कर पा रहा वो शुगर को, लेकिन वो खा ज़्यादा रहा है, इंटेक ज़्यादा है। तो इंटेक और उसके जो यूज़ है, डिमांड है, उसमें जब वो नहीं होगा, बैलेंस नहीं होगा, तो प्रॉब्लम आती है फिर। जी, तो आप मतलब क्या सुझाव देंगे कि वॉक करें, एक्सरसाइज करें? पहले तो बहुत नेचुरल वे में होता था कि हम
खेलते थे, कहीं अपने रिलेटिव से मिलने जा रहे हैं तो पैदल चले जा रहे हैं, तो चलना खूब होता था, फिजिकल एक्टिविटी बहुत जी। होती थी। अब क्योंकि हमारी सारी लाइफ जो है वो हमारे मुट्ठी में आ गई है, मोबाइल में आ गई है, जी, जी। तो हम जाते नहीं, पहले मार्केट जाते थे, अब सारी चीज़ें घर पे ही आ जाती जी। हैं। तो उस तरह से हम कैसे बैलेंस करें और किस तरह की एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए कि हम इससे बच जाएं, और अगर प्रॉब्लम है तो वो कंट्रोल में कैसे रहे? मेन एक्सरसाइज ही एडवाइस करते हैं हम अपने मरीजों को। हम बोलते हैं उनसे मॉर्निंग में कुछ नहीं कर सकते तो मॉर्निंग में एटलीस्ट ब्रिस्क वॉक तो कर ही सकते हैं वो। जी। तो ब्रिस्क वॉक करें, जितना भी सोशल मीडिया, मोबाइल इसका कम यूज़ करें, और अपना सर्केडियन रिदम है उसको सही रखना है उनको। इवनिंग में जल्दी खाना है, डिनर जो है वो लेट नहीं करना है, और नाइट में स्लीप भी अच्छी 7 आवर्स की स्लीप भी उनको, साउंड स्लीप लेनी है। तो अगर ये सब होगा तो उनका स्ट्रेस कम होगा, फिजिकल एक्टिविटी रहेगी, तो उनका कार्ब भी बर्न आउट होगा और डायबिटीज़ का रिस्क उनको कम हो जाएगा। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, डायबिटीज़ को हमेशा मीठे से, शुगर से जोड़ा जाता है, तो क्या जो लोग मीठा खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं उनको ये बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा है, या ऐसी कोई ज़रूरी बात नहीं है? नहीं, मीठा खाना ऐसा नहीं कि अगर पेशेंट को, किसी पर्सन को डायबिटीज़ नहीं है तो मीठा उनको बंद नहीं है, लेकिन मीठा जो है उतना ही खाएं जितना वो फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं। Okay. अगर फिजिकल एक्टिविटी कम है और मीठा वो ज़्यादा खा रहे हैं तो बर्न आउट नहीं कर पाएंगे, तो लोड बढ़ेगा बॉडी के अंदर। अगर ग्लूकोज बढ़ेगा तो उसी के रिस्पॉन्स में इंसुलिन रिलीज होगा। ज़्यादा इंसुलिन आता है तो उसके रेजिस्टेंस होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो खाएं लेकिन कम खाएं। जो डायबिटिक नहीं है, अगर डायबिटिक रेंज में आ गए हैं, वो प्री डायबिटिक हो गए हैं या ओबेस है या उनको रिस्क फैक्टर है, कोई फैमिली हिस्ट्री भी है, फैमिली हिस्ट्री भी होती है, जैसे टाइप 1 डायबिटीज़ तो ऑटो इम्यून होती है, टाइप 2 डायबिटीज़ में कुछ फैमिली का प्रेडिस्पोजिशन होता है, और एक मोडी टाइप की डायबिटीज़ होती है, उसमें तो फैमिली हिस्ट्री बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फैमिली हिस्ट्री होती है मोडी टाइप की डायबिटीज़ में। एटलीस्ट 3 जनरेशन में डायबिटीज़ होनी चाहिए, तब हम डायग्नोसिस बनाते हैं कि इसको मोडी होगा। तो फैमिली हिस्ट्री है या ओबेस है या उसको कोई और रिस्क फैक्टर है डायबिटीज़ के, तो उनको स्पेशली इस पर प्रिकॉशन रखना है। बहुत ज़्यादा शुगर नहीं खानी है, शुगर ही नहीं, स्पेशली मीठा ही नहीं, कार्ब भी कम लेने हैं। शुगर भी 2 टाइप की हो सकती है, मीठी शुगर होती है और जो नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट होते हैं, मतलब जंक फूड खा रहे हैं आदमी, तो कार्बोहाइड्रेट खा रहा है, वो मीठा नहीं है लेकिन उसमें भी शुगर है, क्योंकि शुगर में क्या होता है, ग्लूकोज से मिलकर ही कार्बोहाइड्रेट बनता है, स्टार्च बनता है। तो बॉडी के अंदर जाएगा तो वो टूटेगा अल्टीमेटली ग्लूकोज में ही, और वो बॉडी में जाएगा तो वो ब्लड शुगर बढ़ाएगा। तो आपको कार्ब कम करने हैं, शुगर तो कम करना है, कार्ब भी कम करने हैं, स्पेशली जिनको रिस्क फैक्टर है। अगर नहीं है तो अपने डिमांड जैसी है उसी अनुसार वो खाएं, बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, जितनी फिजिकल एक्टिविटी उतना खा सकते हैं। जी। अच्छा ये बताइए कि ये जो डायबिटीज़ है, ये क्या पूरी तरह से क्योर हो सकती है या नहीं, और अगर नहीं तो फिर इसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है? नहीं, बेसिकली डायबिटीज़ कंट्रोल की जा सकती है, और अगर अर्ली स्टेज में हमने डायबिटीज़ को चेक कर लिया है और उसको पकड़ लिया है तो हम उसको रिवर्सल भी कर सकते हैं। तो मेन उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल होता है डायबिटीज़ में, वो डाइटरी मॉडिफिकेशन और लाइफस्टाइल का होता है, क्योंकि दवाएं सिर्फ शुगर कम करेंगी, उसको बिल्कुल सही करना काम दवाओं का नहीं होता। तो मेन अगर लाइफस्टाइल अपनी सही रखते हैं, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाते हैं, कार्ब कम करते हैं, फाइबर बढ़ाते हैं डाइट पे, प्रोटीन फैट यूज़ करते हैं, कार्ब कम करते हैं, तो इसमें ये रिवर्सल हो सकता है और क्योर भी हो सकती है। अच्छा, ये क्योरेबल है? क्योरेबल है जी। लेकिन अगर डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा, मतलब पुरानी डायबिटीज़ है, कॉम्प्लिकेशन हो चुके हैं, तो कंट्रोल ही की जा सकती है, फिर क्योर नहीं हो सकता इसका। अर्ली स्टेज में अगर इसको डिटेक्ट कर लिया गया है तो ये इसका रिवर्सल हो सकता है। मान लीजिए मेडिकेशंस शुरू हो गई हैं, और जैसे आपने कहा अगर थोड़ा रेंज में है तो फिर कुछ डाइट और लाइफस्टाइल से आप उसे ठीक कर देते हैं, लेकिन अगर रेंज से थोड़ा ज़्यादा है तो फिर मेडिकेशन शुरू करनी पड़ जाती है। तो एक बार जब हमने शुरू कर दी दवाई, तो क्या फिर वो रेगुलर लाइफ टाइम चलती है या फिर वो फिर स्टॉप करी जा सकती है? नहीं, ऐसा नहीं है। डायबिटीज़ अगर मेडिकेशन शुरू भी हो गई है तो उसके बाद भी अगर हम अपनी लाइफस्टाइल सही करेंगे, अपने कार्ब कम करेंगे, डाइटरी मॉडिफिकेशन करेंगे, तो उसमें फिर ब्लड ग्लूकोज कम होगा, तो उसी अनुसार फिर उसकी डोजेस कम होती जाती है। जब मेडिसिन की डोजेस कम होगी तो अल्टीमेटली उसको बंद भी कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि एक बार मेडिकेशन शुरू हो गई तो बंद नहीं कभी हो सकती। वो आदमी की अपनी फिजिकल एक्टिविटी पर डिपेंड करता है, वो कितना अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाता है, एक्सरसाइज करता है, वॉक करता है, डाइटरी मॉडिफिकेशन करता है। सबसे इंपॉर्टेंट उसमें यही है। अच्छा ये बताएं, कई बार ऐसे भी सुनने में मिलता है कि जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनका जो लेवल है ग्लूकोज का वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया और कुछ कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा आ जाती हैं, तो किस तरह की कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं?
कॉम्प्लिकेशन डायबिटीज़ के बहुत सारे होते हैं, बहुत ही बड़ी डिजीज़ है ये। तो इसमें क्या होता है कि इसे कुछ मेजर कॉम्प्लिकेशन तो ये होता है, अगर शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो डीके का चांस होता है। अच्छा। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, ये एक एक्यूट कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज़ का। ये स्पेशली टाइप 1 डायबिटीज़ में देखने को मिलता है। इसके अलावा जो होता है, जो टाइप 2 डायबिटीज़ में होते हैं उसमें भी लॉन्ग टर्म अगर डायबिटीज़ है तो उसमें कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। इसमें माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन होते हैं। माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन में अगर हम शुरू करें शरीर में ऊपर से, तो इसमें ब्लड वेसल्स की नैरोइंग होती है। ब्लड वेसल की नैरोइंग होगी तो उसमें फिर ब्लड सप्लाई कम होती है, तो इसमें सीवीए के रिस्क होते हैं। इसके अलावा आँखों में अगर बात करें तो आँखों में रेटिनोपैथी हो जाती है, और सीवीए एक मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन है, रेटिनोपैथी माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन है। इसके अलावा न्यूरोपैथी होती है इसमें, ठीक है, नेफ्रोपैथी होती है। तो ये सब माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन है। और मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं इसमें, जैसे कि पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज हो सकती है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन इसके हो सकते हैं। डायबिटीज़ अगर बहुत लंबे समय तक कंट्रोल नहीं है तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन बॉडी में आ सकते हैं डायबिटीज़ के। जैसे कि अगर हम सबसे पहले आँखों की बात करें तो आँखों की रेटिना ख़राब हो सकती है, दिखना बंद हो सकता है। इसके अलावा किडनी की समस्या हो सकती है, किडनी में कॉम्प्लिकेशन आएंगे तो उसमें किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा न्यूरोपैथी होती है डायबिटीज़ में, डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है। डायबिटिक न्यूरोपैथी में क्या होता है कि पैरों में झंझनाहट हो जा सकती है, सुन्नपन आ सकता है, और वहाँ पे गैंग्रीन बन सकती है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन न्यूरोपैथी में आ सकते हैं। इसके अलावा हार्ट डिजीज़ का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है डायबिटीज़ के अंदर, तो हार्ट डिजीज़ हो सकती है, और इवन स्ट्रोक तक हो सकता है। मतलब ब्रेन के अंदर भी प्रॉब्लम आ सकती है, और उसमें स्ट्रोक जैसी समस्याएं भी डायबिटीज़ अगर कंट्रोल नहीं है तो उसमें हो सकती है। जी, तो ये सारी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं ये क्या आगे अर्ली स्टेज में नहीं, लेकिन अगर ये क्रोनिक हो जाए तब हो सकते हैं? हाँ, ये लेट कॉम्प्लिकेशन है। अगर बहुत लंबे समय तक अगर कंट्रोल नहीं है शुगर, अगर शुगर बहुत लंबे समय तक कंट्रोल नहीं है तो इस तरह के कॉम्प्लिकेशन शरीर में डेवलप हो सकते हैं। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये डायबिटीज़ लाइफस्टाइल तो आपने बताया ही कि वो एक कारण है, और ये जेनेटिक भी होता है। तो क्या ये अगर जैसे मान लीजिए किसी पेरेंट्स को है तो उनके बच्चों में ये आएगा, ये ज़रूरी है या ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है अगर उनकी लाइफस्टाइल अच्छी है तो? हाँ, इसके बारे में तो हमने पहले ही बताया, जैसे टाइप बताए थे हमने आपको। तो उसमें जो मोडी टाइप का होता है डायबिटीज़, मैच्योरिटी ऑनसेट डिजीज़ ऑफ यंग, तो मोडी में जेनेटिक प्रीडिस्पोजन, जेनेटिक जो कंपोनेंट होता है बहुत ज़्यादा होता है। मोडी डायबिटीज़ में जेनेटिक कंपोनेंट बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, और इसकी डायग्नोसिस ही हम इस बेसिस पे बनाते हैं कि एटलीस्ट 3 जनरेशन में डायबिटीज़ होना चाहिए। तो वहाँ पे तो जेनेटिक का इंपॉर्टेंट रोल है। बाकी अगर टाइप 2 में देखें, टाइप 2 में जेनेटिक्स का प्रीडिस्पोजिशन होता है। अगर मदर को या फादर को या दोनों को डायबिटीज़ है तो उसके बच्चों में रिस्क होता है डायबिटीज़ का। लेकिन अगर वो लाइफस्टाइल सही रखता है बच्चा या वो पर्सन, तो ज़रूरी नहीं कि उसको डायबिटीज़ डेवलप ही हो जाए, लेकिन उसको प्रिकॉशन रखने पड़ते हैं अपने डायबिटीज़ को बचाने के लिए। टाइप 1 डायबिटीज़ में जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है लेकिन कम होता है। वहाँ पे ऑटोइम्यून कंपोनेंट होता है, ऑटोइम्यूनिटी होती है, वहाँ पे बीटा सेल डिस्ट्रॉय होते हैं, इस वजह से डायबिटीज़ डेवलप होती है। जी, तो आपने कहा जैसे 3 जनरेशंस में अगर डायबिटीज़ हो, में वो बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, एटिपिकल डायबिटीज़ है, बहुत ज़्यादा कॉमन डायबिटीज़ नहीं है, तो मोडी में होता है। टाइप 2 जो सबसे मोस्ट कॉमन है, वहाँ पे होता है प्रीडिस्पोजिशन जेनेटिक्स का, लेकिन वहाँ पे लाइफस्टाइल अगर अच्छी है तो डायबिटीज़ के रिस्क कम हो सकते हैं। जी, और अगर जनरेशन में नहीं हो किसी को भी डायबिटीज़ और हमारा जो लाइफस्टाइल है वो इतना अच्छा नहीं है, तो क्या चांसेस होते हैं या फिर हम बेफिक्र रह सकते हैं कि हमारे? नहीं, ऐसा नहीं। अगर रिस्क तो है, अगर आप लाइफस्टाइल अच्छा नहीं रखोगे तो अगर पेरेंट्स को है या नहीं है तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपको डायबिटीज़ तो डेवलप ही होगा अगर आपका लाइफस्टाइल सही नहीं है। तो लाइफस्टाइल सबसे मस्ट है, उसको तो आपको सही करना ही होगा। जी, तो आप कहते हैं स्ट्रेस से भी डायबिटीज़ बढ़ती है, तो स्ट्रेस किस तरह से ये रोल अदा करता है डायबिटीज़ को बढ़ाने में? स्ट्रेस को आपको हमने पहले ही बताया था कि स्ट्रेस में क्या होता है कि बॉडी में एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है। कॉर्टिसोल एक हार्मोन होता है, वो रिलीज़ होते हैं बॉडी के अंदर। कॉर्टिसोल क्या करते हैं कि लीवर में जो ग्लूकोज होता है वो वहाँ पे स्टोर रहता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। तो जब बॉडी में स्ट्रेस सिचुएशन होती है, कॉर्टिसोल रिलीज होते हैं, तो उनके एक्शन की वजह से बॉडी जो होता है वो ग्लूकोज लेवल बढ़ा देती है। तो इस तरह से ग्लूकोज बढ़ेगा तो उसके रिस्पांस में इंसुलिन भी बढ़ेगा, और इंसुलिन ज़्यादा रिलीज़ होगा तो वहाँ पे उसके रेजिस्टेंस के चांस बढ़ जाते हैं। अच्छा, आप जैसे इंसुलिन देना शुरू करते हैं, जब आप कह रहे हैं एक वक्त पर अगर शुगर बहुत बढ़ जाती है तो इंसुलिन देना पड़ता है, तो इंसुलिन भी फिर वो अगर एक बार शुरू करने पर वो रेगुलर चलती है या फिर जब वो रेंज में आ जाती है शुगर तो फिर वो रोक देते हैं? जैसे हमने पहले ही बताया कि कोई भी मेडिकेशन है तो उसमें लाइफस्टाइल और डाइटरी मॉडिफिकेशन, अगर वो
पर्सन या पेशेंट सही रखता है तो उनकी डोज कम होगी, पहले डोज ज़्यादा होगी। अगर उसकी लाइफस्टाइल सही है, उसने कार्ब कम इंटेक कम किया है, अपनी एक्सरसाइज बढ़ाई है, तो उसी अनुसार उसकी डोजेस कम होगी और धीरे धीरे उसको हो सकता है वो इंसुलिन डोज कम हो जाए, हो सकता है वो इंसुलिन बंद हो जाए, और ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स की भी डोज कम हो सकती है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर एक बार इंसुलिन या कोई भी ड्रग शुरू हुई है तो लगातार चले, वो बंद हो सकती है जी। मेन ये है कि पेशेंट को अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा और अपनी जो डाइटरी मॉडिफिकेशन वो करना पड़ेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे जिन पेशेंट को आप इंसुलिन देते हैं और अगर वो इंसुलिन लॉन्ग टर्म तक चलता है तो क्या पेशेंट के शरीर पर किसी तरह का कोई प्रभाव डालता है? बिल्कुल, किसी भी मेडिकेशन, कोई भी मेडिकेशन अगर कोई पर्सन लेता है तो उसके साइड इफ़ेक्ट तो होते हैं। इंसुलिन की बारे में बात करें तो इंसुलिन का सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट तो ये होता है कि अगर वो ओवरडोज हो गया, जितनी इंसुलिन ली उसके अनुसार उसने डाइट में कार्ब नहीं खाया है या ग्लूकोज नहीं लिया है, तो उसमें हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क होता है। हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, तो बहुत ख़तरनाक होता है हाइपोग्लाइसीमिया। इसमें पेशेंट को चक्कर आएगा, बेहोशी हो सकती है, हाथ कांप सकते हैं, तो ये सारे सिम्टम होते हैं। इसके अलावा इंसुलिन चूँकि इंजेक्शन होता है, सबकुटेनियस लेना होता है, तो जहाँ पे लेंगे बार बार उसको दिन में 3 बार भी लेना पड़ता है, दिन में 4 बार भी लेना पड़ता है, तो 4 बार लेना पड़ सकता है। तो इस वजह से इंसुलिन जहाँ पे लेते हैं तो वहाँ पे पेन हो सकता है, उस साइड पे स्वेलिंग हो सकती है, तो ये साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। बाकी पोटेशियम होता है बॉडी के अंदर, तो पोटेशियम के लेवल को भी इंसुलिन कम करता है, तो पोटेशियम जब कम होगा तो उसकी वजह से मसल वीकनेस हो सकती है। और इंसुलिन का एक और साइड इफ़ेक्ट होता है कि उसकी वजह से मोटापा हो सकता है पर्सन में, तो ये सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं। बाकी इंसुलिन लेना ज़रूरी भी है क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज़ में तो इंसुलिन ही मेन एक ट्रीटमेंट होता है, उसके अलावा कुछ और नहीं दे सकते उसमें। तो टाइप 1 में डायबिटीज़ में इंसुलिन ही लेना है। मोटे जो पेशेंट हैं या जो टाइप 2 हैं तो उसमें ओरल हाइपोग्लाइसेमिक काम करते हैं। टाइप 1 और इंसुलिन जो होता है वो लेट यूज़ करा जाता है, कोशिश करें डाइटरी मॉडिफिकेशन से उसको कंट्रोल करें। अच्छा जी। अच्छा ये बताइए, ये जो बीमारी है डायबिटीज़ की वो शहर में तो बहुत ज़्यादा आम है, तो अगर हम बात करें रूरल एरिया की तो वहाँ पर भी क्या पेशेंट पाए जाते हैं डायबिटीज़ के? कितनी है बिल्कुल, पेशेंट तो दोनों जगह हैं, अर्बन एरिया में भी हैं, रूरल में भी हैं। लेकिन रूरल एरिया में, गांव में, चूँकि पर्सन वहाँ के जो इंडिविजुअल्स हैं वो मेहनत ज़्यादा करते हैं, उन गाँव में खेती करते हैं, नेचर से अटैच रहते हैं, तो इस वजह से वहाँ पे गाँव में शहरों के कंपेयर में पेशेंट कम मिलते हैं। लेकिन दोनों जगह हैं। डायबिटीज़ तो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है। ICMR का डाटा है इस समय 100 मिलियन जो पर्सन है, पेशेंट है इस समय इंडिया में है, तो पेशेंट तो दोनों जगह हैं, अर्बन में, रूरल में है, लेकिन अर्बन के कंपेयर में रूरल में कम है। जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए, जैसे आजकल की जनरेशन में हर किसी को, बच्चों को स्पेशली, जंक फूड खाने का बड़ा शौक़ रहता है। मोमोज़ मिल जाए, पिज़्ज़ा मिल जाए, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? और क्या ये इस तरह की जो फूड हैबिट है, क्या वो उनको आगे जाकर डायबिटीज़ की तरफ ले जा सकता है? बिल्कुल, मैं तो यही कहूँगा कि बच्चों को, उनको पेरेंट को गाइड करना चाहिए और पेरेंट को स्पेशली ध्यान देना चाहिए कि बच्चे इस तरह से जंक फूड ना लें, क्योंकि जंक फूड खाएंगे तो उनकी लाइफस्टाइल वैसी रहेगी और उनको आगे फ्यूचर में डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ेगा, तो उनको इस तरह की हैबिट से छोड़ना चाहिए। जी, तो अगर आप एक डाइट चार्ट बना के देते हैं डायबिटिक पेशेंट को, तो उसमें कुछ डूज़ एंड कुछ डोंट्स होते होंगे कि लाइक क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, तो आप हमारे दर्शक को बताएं कि उनको क्या खाना चाहिए जिससे डायबिटीज़ कंट्रोल में रहे और क्या नहीं खाना चाहिए जिससे डायबिटीज़ उनकी कंट्रोल में रहे। इसमें तो हम पेशेंट से यही बताते हैं कि जैसे कि अगर मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट कर रहा है तो कार्ब, बेसिकली कार्ब को हमें कम करना है, चाहे ब्रेकफास्ट में हो, लंच में हो, डिनर में हो, तो कार्ब हमें कम करने हैं, फाइबर्स बढ़ाने हैं। तो कोई भी अगर हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं या लंच कर रहे हैं तो सबसे पहले सैलड को यूज़ करें। सैलड जितना ज़्यादा खाएँगे उतना भूख कम लगेगी और वो कार्ब की इंटेक कम होगा, और कार्ब की जगह पे जो है वो प्रोटीन को बढ़ा सकते हैं, फाइबर को बढ़ा सकते हैं, फैट को भी ले सकते हैं। तो यही चेंजेस करने हैं बेसिकली। और फल जो है वो फल खाने हैं जो ज़्यादा मीठे ना हो, और फल में जूस अवॉइड करना है, एज फल ही पूरा खाइए तो ज़्यादा सही रहता है। अगर जूस लेंगे तो जूसी फल तो वैसे भी नहीं खाने हैं, मीठे फल नहीं खाने हैं, सेब खा सकते हैं, अमरूद खा सकते हैं, मीठे फल नहीं खाने हैं इसमें डायबिटीज़ में। जी, तो आप जैसे कह रहे हैं कि हमें कार्ब्स लेना चाहिए, फाइबर लेना चाहिए, तो आप थोड़ा सा बताएं कि लाइक कार्ब्स हमें किससे मिल सकता है, फाइबर हमें किससे मिल सकता है, कौन सी ऐसी डाइट है? कोई भी हम अगर ब्रेकफास्ट करते हैं या डिनर करते हैं, लंच करते हैं, तो उसमें पहले सैलड को यूज़ करें, पहले सैलड खाएं, उसके बाद हमें बाकी चीज़ें खानी है। और
अगर लंच में और डिनर में हम सबसे पहले उसमें ये कर सकते हैं कि हम रोटी की अमाउंट कम कर सकते हैं, हम दाल या उसमें जो वेजिटेबल है उसको बढ़ा सकते हैं, तो उसकी वजह से जो है हमारा कार्ब कम होगा और फाइबर बढ़ेंगे, प्रोटीन बढ़ेगा। तो ऐसा करके हम अपनी डाइटरी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और हम डायबिटीज़ से बच सकते हैं। जी, और जैसे जो लोग बहुत ज़्यादा मीठा खाने के शौकीन हैं, जो मीठा के बगैर रह नहीं सकते हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि उनको खा सकते हैं वो, लेकिन थोड़ा मिकदार में, थोड़े पोर्शन में, या बिल्कुल नहीं खाना चाहिए उनको? नहीं, अगर डायबिटीज़, हमने पहले ही बताया, अगर डायबिटीज़ नहीं है उनको, वो प्री डायबिटिक भी नहीं है, वो नॉर्मल रेंज में है, तो वो खा सकते हैं मीठा, लेकिन उसमें भी अपनी जो उनकी फिजिकल एक्टिविटी उसको भी ध्यान रखना है। जैसी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं उसके अनुसार ही उन्हें मीठा खाना है। उसके अलावा अगर जो डायबिटिक है तो उनको तो नहीं खाना चाहिए। तो यही एडवाइस करेंगे हम। जी, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल ही ना खाएं तो ऐसा भी नहीं कहेंगे, लेकिन अगर वो प्रॉपर डाइटरी मॉडिफिकेशन उन्होंने कर रखा है और गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं, फाइबर ले रहे हैं, तो थोड़ा वो ले सकते हैं। अगर एक स्लाइस ले लिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, लेकिन ऐसा है कि एक डिब्बा ही पूरा खा लिया तो ये नहीं करना है। जी हाँ, मतलब जैसे हमें सुनने मिलता है कि अगर आप दवा खा रहे हैं तो थोड़ा सा अगर आप मीठा लें तो वो थोड़ा बैलेंस कर देता है, तो इसलिए मेरा सवाल था कि दवा के बारे में तो हम पहले ही कह चुके हैं, दवा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डाइटरी मॉडिफिकेशन और उनकी फिजिकल एक्टिविटी। अगर उसको सही करेंगे तो दवा वैसे भी यूज़ नहीं करनी पड़ेगी। जी, अच्छा डॉक्टर साहब, हम दवा की भी बात कर रहे हैं, डाइट की भी बात कर रहे हैं, कुछ लोग घरेलू नुस्खे भी करते हैं, जैसे कई लोग बोलते हैं मेथी का पानी पी लें तो उससे आप बेहतर फील करेंगे, कुछ नीम के पत्ते च्यू कर लें तो उससे भी डायबिटीज़ सही हो जाती है। तो अगर हम हल्का सा ये होम रेमेडी के बारे में बात करें तो ये कितना इसका रोल है? नहीं, इसका रोल होता है, बहुत सारी होम रेमेडी हैं जिसको लोग यूज़ करते हैं, तो इसको कर सकते हैं, इसमें कोई मना नहीं है। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे हैं कि शुगर के बारे में, कि शुगर जब बढ़ जाए तो ये सिम्टम्स होते हैं। अगर हम बात करें कि अगर शुगर लेवल कभी कम हो जाए तो कैसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं और फिर उसका आप क्या उपचार करते हैं? जी, डायबिटिक पेशेंट में क्या होता है कि कुछ मेडिकेशन ऐसी होती हैं जो ब्लड ग्लूकोज को कम करती है, मतलब जो इंसुलिन रिलीज़ को बढ़ाती हैं, तो ब्लड ग्लूकोज को कम भी कर सकती है वो। जैसे कि ग्लिबिपेराइड यूज़ होता है, तो सल्फोनाइल यूरिया है एक मेडिकेशन, वो कम करती है। इंसुलिन हाइपोग्लाइसीमिया कराती है। तो हाइपोग्लाइसीमिया के लक्षण जो होते हैं वो पेशेंट को पहचानना आना चाहिए, क्योंकि अगर हाइपोग्लाइसीमिया होती है बॉडी में तो पेशेंट को चक्कर आ सकते हैं, बेचैनी, घबराहट हो सकती है, उसके हाथ काँप सकते हैं। तो अगर ये लक्षण आते हैं तो उसको तुरंत कुछ मीठा खा करके इमीडिएटली अपनी शुगर लेवल को मेंटेन रखना है। बाकी हम एडवाइस करते हैं अगर शुगर की मेडिकेशन कोई डायबिटिक पेशेंट ले रहा है तो उसको फास्टिंग वगैरह नहीं रखनी है, मतलब उसको व्रत नहीं रहना है, उसको मतलब खाली पेट नहीं रहना है, खाना खाना है दवा खाने के बाद। डॉक्टर साहब, अक्सर ये देखने को मिलता है कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनको अगर कहीं चोट लग जाए तो वो चोट जल्दी हील नहीं होती है, तो इसका क्या कारण है? एक्चुअली क्या होता है कि यार ब्लड में ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होगा तो भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, फंगस होते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छे मीडियम का काम करते हैं। और चोट लगने के बाद वो इसलिए वो वहाँ पे इन्फेक्शन के चांस ज़्यादा हो जाते हैं और वो हील नहीं करते। इसके अलावा क्या होता है कि जैसे कि हमने पहले बताया था कि एक कॉम्प्लिकेशन होता है न्यूरोपैथी। तो न्यूरोपैथी में क्या होता है कि वहाँ पे पेशेंट का वो जो एरिया है वो सुन्न हो जाता है, उसकी सेंसिटिविटी कम हो जाती है, तो पेशेंट को मालूम भी नहीं चल पाता कि वहाँ पे इंजरी हुई है। जैसा कि हमने बताया था आपको पहले कि डायबिटीज़ में न्यूरोपैथी एक कॉम्प्लिकेशन होता है। तो न्यूरोपैथी की वजह से क्या होता है कि लिम्ब और जो डिस्टल लिम्ब है या कोई भी बॉडी का पार्ट है तो उसमें सेंसिटिविटी कम हो जाती है। अगर सेंसिटिविटी कम हो जाएगी तो वहाँ पे छोटी मोटी जो चोट होती है वो मालूम नहीं पड़ पाती पेशेंट को। इसकी वजह से क्या होता है कि वो जब अननोटिस जाएंगी तो उसमें लगातार वो इंजरी होती रहेगी, और उसके बाद चूँकि शुगर बढ़ी हुई है तो वहाँ पे बैक्टीरिया के लिए भी वो अच्छा मीडियम है, तो वहाँ पे इन्फेक्शन के चांस है और वो हील नहीं करता। ब्लड सप्लाई भी कम होती है उस एरिया की, क्योंकि ब्लड वेसल्स भी नैरो हो जाती हैं, तो इस वजह से वो जो है हील नहीं कर पाता चोट। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने बीच में बताया था कि जो डायबिटीज़ है वो कहीं ना कहीं हार्ट को भी प्रभावित करता है, उस पर भी असर पड़ता है, तो उस पर किस तरह से असर पड़ता है? तो उसका वही है, लिपिड प्रोफाइल ऐसे पेशेंट का डिरेंज होता है। एक्चुअली क्या होता है कि जब कार्ब ज़्यादा खाएगा पेशेंट और वो यूटिलाइज नहीं हो पाएगा तो लीवर क्या करता है, उन कार्ब को उनको लिपिड में कन्वर्ट कर देता है, ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट कर देता है। और ये सारे लिपिड जो होते हैं या ट्राइग्लिसराइड जो होते हैं बॉडी में
फ्लूइड में, उसमें ब्लड में जाते हैं। तो ब्लड में ये जो लिपिड होते हैं वो जाके फिर ब्लड वेसल को डैमेज करते हैं, वहाँ पे जमा हो जाएंगे तो एथेरोस्क्लेरोसिस होती है, उसके रिस्क बढ़ जाते हैं। ब्लड वेसल्स की नैरोइंग हो जाती है, तो यही नैरोइंग जब हार्ट में होती है तो हार्ट में ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी। हार्ट की जब ब्लड सप्लाई कम हो जाती है तो वहाँ पे हार्ट अटैक के रिस्क बढ़ जाते हैं। तो ये वजह है कि डायबिटीज़ डायरेक्टली इनडायरेक्टली हार्ट डिजीज़ को भी प्रमोट कर देता है। जी। अच्छा, अब अगर जाते जाते आपको हमारे दर्शकों को कुछ डायबिटीज़ से रिलेटेड मैसेज अगर देना हो तो वो आप क्या देना चाहेंगे? सबसे पहले तो हम वही कहेंगे कि आप अपनी लाइफ स्टाइल जो है वो सही करिए, अपने डाइटरी मॉडिफिकेशन करिए, डाइट में कार्ब कम करिए, फाइबर, प्रोटीन ये सब बढ़ाइए। और अगर आपको रिस्क फैक्टर है, जैसे कि आप की फैमिली में कोई हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, या आपकी लाइफ स्टाइल सीडेंट्री है, आप ओबेसिटी है, तो ऐसे लोगों को अपनी रेगुलर चेकअप भी कराना है अपने ग्लूकोज़ का। और अगर उसमें वो उस एरिया में आते हैं कि अगर वो प्री डायबिटिक हैं या डायबिटिक हैं तो उसको प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। और उस सब ट्रीटमेंट लेने से पहले अपने फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाएं। जी जी, आपने डायबिटीज़ के बारे में इतनी सारी जानकारियाँ दी और अपना कीमती वक्त में से कुछ वक्त हमारे लिए निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि डायबिटीज़ क्या होती है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसके कॉज क्या हैं और इसका इलाज क्या है। अगर हम लापरवाही करेंगे तो थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस होने का डर हो सकता है, लेकिन अगर हम अपना ख्याल रखेंगे, डाइट का ख्याल रखेंगे, रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, वॉक करेंगे, तो डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखा जा सकता है और आप एक एकदम नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में होगी आपसे फिर मुलाकात, करेंगे कुछ और बात। तब तक के लिए नमस्कार।